हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो यही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 100% यही क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई जितने भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परासी। आप इसी क्वेश्चन से आप देख सकते हो क्रिस्टलीय में कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परासी। और इसी से एक क्वेश्चन का आंसर और हो जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है? लघु परासी। तो आप एक क्वेश्चन से जैसे कह रहा है तो उसमें से दूसरे का भी देखो कि अपोजिट में कैसे हो सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय में दीर्घ परासी होती है तो इससे दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि अक्रिस्टलीय में कैसी होगी? लघु परासी। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप अक्रिस्टलीय का भी बता सको। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंकल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? मतलब कि जो कि फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करे और साटकी दोष भी प्रदर्शित करे, ऐसा यौगिक कौन सा है? तो ऐसा यौगिक जो है वो है AgBr। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आ भी सकता है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप जानते हो हर बार आता है, इस बार भी आएगा। कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.56 या 55.56 कहो आप, दशमलव बाद संख्या कहाँ नहीं आती है। ठीक है, तो 55.56 या 5 ठीक है। आप कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परासर दाब सबसे कम होगा? तो सबसे कम परासर दाब किसका होता है? देखो जिसमें आयन नहीं होता उसका परासर दाब कम होता है, और जिसमें आयन जितना ज़्यादा उसका परासर दाब उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो परासर दाब को आप याद रखो, जहाँ पे आयन कम होगा वहाँ पे परासर दाब नहीं सबसे कम होगा, और जहाँ पे आयन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ परासर दाब सबसे ज़्यादा होगा। तो आयन किस में नहीं है? ठीक है, तो आयन देखो किस में नहीं, KCl में भी आयन है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें भी Cl आ गया तो इसमें आयन होगा, एल्युमिनियम फास्फेट इसमें भी आयन होगा। ठीक है, आप कह रहा है कि सबसे कम, तो स्वर्ण विलयन में क्या होगा? आयन ही नहीं है, तो यही इसी में सबसे कम होगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा आयन होगा, देखो इसी से आप ये भी कर सकते हो कि जिसमें सबसे ज़्यादा आयन होगा उसका परासर दाब भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप अपोजिट भी देख लिया को कि जैसे कि परासर दाब सबसे कम इसका होगा तो सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है? जिसमें आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयन जिसमें होंगे उसका परासर दाब ज़्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव किस पर निर्भर करता है? मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन विभव किस चीज़ पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इनमें सभी पर। तो किस पर निर्भर करता है? देखो जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से सभी पर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव किस पर निर्भर करता है? इन चारों पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं हम। देखो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादातर मोल प्रभाव ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब देखो कह रहा है 72 ग्राम जल है, 72 ग्राम क्या है? जल है। तो आप यहीं से जल का क्या ज्ञात कर लोगे? अणुभार ज्ञात कर लोगे। तो जल का अणुभार कितना होता है? जल का देखो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 + 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18। अब कह रहा है क्या? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो 92 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। तो कार्बन का होता है 12, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन है 6, तो डायरेक्ट कर लो 1 × 6 + 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो अब इसका अणुभार कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 + 6 + 16 कितना आ गया? 46। 24 से 30 46 6 46। ठीक है, तो हमने एथिल अल्कोहल का भी अणुभार पता कर लिया, कितना हो गया? 46। अब हमें ज्ञात करना है मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे मोल प्रभाव, या इसे मोलंस भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखो मोल प्रभाव हमें पहले जल का ज्ञात करना है। जल का क्या लो? जल का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा? जल के मोल H2O के मोल। देखो फॉर्मूला होता है H2O के मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल में कौन कौन सा आएगा? H2O के मोल प्लस विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल कौन कौन से हो जाएंगे? विलयन के कुल मतलब विलयन के सभी मोल। तो विलयन के सभी में कौन कौन सा आएगा? H2O भी आएगा और एथिल अल्कोहल भी आएगा। ठीक है, C2H5OH भी आएगा, OH के मोल। ठीक है, इसी प्रकार जो C2H5OH का मोल प्रभाव जाएगा, मोल प्रभाव जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें देखो अब हमें एथिल अल्कोहल का निकालना, तो ऊपर एथिल अल्कोहल के रखेंगे, एथिल अल्कोहल के मोल, और बटे में क्या हो जाएगा? विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कौन कौन से? यही तो हो गए H2O के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। तो नीचे तो वही आएगा, H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखो अभी हमें निकालना क्या है? मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव के लिए हमें मोल इनमें से सबके चाहिए। तो देखो पहले जल का मोल निकालते हैं, H2O का मोल
हमें पहले ही निकाल लेना चाहिए था, ठीक है। तो आप देख लो, अब H2O का मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर होता है ग्राम भार बटा अणु भार, भार बटा क्या होता है अणु भार, ये मोल का फॉर्मूला होता है, भार बटा अणु भार। तो देखो भार भी हमें पता है, अणु भार भी पता है। देखो जल का भार क्या है 72 और अणु भार क्या है 18, तो 72 बटा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से 72 कैंसिल होगा, आ गया 4। तो H2O के मोल कितने आ गए 4। आप निकालना एथिल अल्कोहल का मोल, तो एथिल अल्कोहल का मोल कैसे निकलेगा, वो भी भार बटा अणु भार। तो एथिल अल्कोहल का भार कहाँ है, देखो एथिल अल्कोहल का जो भार है वो कितना है 92 ग्राम और अणु भार कितना है 46। तो कितना हो जाएगा 92 बटा 46। तो 46 दूना 92 होता है क्या, 2 छक्के बाद 2 1, हाँ 46 दूना 92 होता है। तो H2O का मोल कितना आ गया 2 और जल का मोल आ गया 4। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं तो सबका आ जाएगा। जल देखो H2O का मोल प्रभाज कैसे निकला, जल के मोल बटा विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का देखो जल का मोल प्रभाज क्या होगा 4 बटा 4 प्लस 2, क्योंकि जल के मोल बटा विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो 4 बटा 6 आ जाएगा। अब इसका आप भाग दे लो तो 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट हो जाएगा और फिर आएगा 40, तो 6 6 36, 4 फिर 6 6 36, तो ऐसे 0.667 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी निकल आया, या आप डायरेक्ट 0.66 ही कर लो, 6 6 36 जाएगा, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या आएगा, देखो एथिल अल्कोहल का मोल 2 बटा 4 प्लस 2, तो 2 बटा 6, तो 0.6 3 18, 2 6 3 18 ये आएगा। तो ये आ गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, और जल का मोल प्रभाज 0.666, ठीक है, और ये एथिल अल्कोहल का 0.333। तो देखो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत आसान था। 72 ग्राम जल दिया था, अणु भार हमने निकाल लिया 18 आ गया। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल था, उसका अणु भार निकाला 46 आ गया। H2O का मोल निकाला गया, ठीक है, भार बटा अणु भार, तो आप पहले यही निकाल लेना, दोनों के मोल निकाल लेना, फिर इस मोल प्रभाज वाले फॉर्मूले में दोनों के मोल रख देना, जिससे इसका भी मोल प्रभाज निकल आएगा, इसका भी मोल प्रभाज निकल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी मोल प्रभाज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आना ही आना है, ठीक है। तो भाई ज़रूर वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा तो पक्का ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।